गुड मॉर्निंग। हमने कल पढ़ा था कि एड्जॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो गैस हों, एटम्स हों, मॉलिक्यूल्स हों, वो किसी भी सरफेस के ऊपर स्टिक कर जाते हैं, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एड्जॉर्प्शन। आज हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन की, कि एड्जॉर्प्शन कैसे होता है। सबसे पहले तो आपको ये तो पता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी चीज़ है, मान लो ये हमारे पास एक सरफेस है, उसके ऊपर कोई पार्टिकल्स जो हैं वो स्टिक कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस पार्टिकल का जो है वो मैंने दिखाया कि यहाँ ये पार्टिकल्स क्या हो गए, इस सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहे हैं, जबकि वो बल्क में क्या है, बल्क में इतने नहीं होते। या बल्क फिनोमिना तो तभी होता है जब एब्जॉर्प्शन भी साथ में होता है, तो फिर यूनिफॉर्मिटी की तरह से वो सारी पार्टिकल्स इसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर हम एड्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो एड्जॉर्प्शन का मतलब है कि यहाँ पर उनकी जो संख्या है पार्टिकल्स की वो ज़्यादा है सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो हम एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर कोई एड्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस है तो आपको पता होगा स्पॉन्टेनियस के लिए कंडीशन क्या होती है। जब भी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि उसके लिए डेल्टा जी का साइन शुड बी नेगेटिव। फॉर स्पॉन्टेनियस जो कोई भी रिएक्शन हो, अगर हम यहाँ एड्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो स्पॉन्टेनियस एड्जॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी का जो साइन होता है वो नेगेटिव होना चाहिए। और आपको डेल्टा जी की वैल्यूज़ भी पता होगी, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने 11th में पढ़ी थी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं लिख देती हूँ। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो मैं एक बार बता देती हूँ इसके अंदर ये क्या क्या चीज़ें हैं। जो डेल्टा जी है वो है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। जी होती है गिब्स फ्री एनर्जी, तो ये चेंज है कितना, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। ठीक है, उसके बाद डेल्टा एच जो है वो क्या है, एंथैल्पी चेंज है। ये आप नीचे लिखते रहेंगे, जैसे आप यहाँ पे लिख देंगे, नीचे जहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पर लिखेंगे आप इस चीज़ को, यहाँ पर ऐसे। तो डेल्टा चेंज क्या है, एंथैल्पी चेंज। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं एक एक चीज़। डेल्टा एच जो है वो क्या है, एंथैल्पी चेंज। ठीक है, उसके बाद हमारा आया टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, जिस टेम्परेचर पे वो रिएक्शन वो एड्जॉर्प्शन कैरिड आउट किया जा रहा है। और फिर हम आ रहे हैं डेल्टा एस पे। डेल्टा एस जो होता है वो चेंज इन एंट्रोपी है। क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस। अगर आपको ध्यान हो कहीं पर भी डिसऑर्डर हो रहा है, बढ़ रहा है, अगर वो रैंडमनेस इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब उस सिस्टम की जो रैंडमनेस इंक्रीज़ होने की वजह से उस सिस्टम की क्या इंक्रीज़ हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, उसके हिसाब से अगर हमें कोई स्पॉन्टेनियस एड्जॉर्प्शन कही, एड्जॉर्प्शन मतलब अपने आप हो जाए, तो अपने आप होने के लिए जो डेल्टा जी का साइन होना चाहिए वो नेगेटिव। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि एड्जॉर्प्शन में होता क्या है। जब कोई पार्टिकल, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई सरफेस है, और जब कोई पार्टिकल इसके ऊपर ऐसे स्टिक करता है, ठीक है, तो हुआ क्या है, इस सरफेस के अंदर जो रेजिडुअल फोर्सेस हैं वो यहाँ पर क्या हो रही हैं, इसके बीच में बनना शुरू हुई हैं, और सरफेस की जो खुद की एनर्जी है वो कम होना शुरू हुई है। इसका मतलब सरफेस की एनर्जी कम हो रही है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द सरफेस। इसी वजह से वहाँ पे वो जो सरफेस में एनर्जी कैसे कम हुई है, क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हुई है। क्योंकि आपको पता होगा जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो जब भी कहीं पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो वहाँ पर क्या होता है, रिलीज़ ऑफ एनर्जी। ये बात आपको समझ में आ गई। और रिलीज़ ऑफ एनर्जी हो रही है क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो पार्टिकल है या कोई डस्ट पार्टिकल, हम जैसे मान लो कोई सरफेस हमने मान लिया, टेबल मान लिया, और हमने माना कि कोई डस्ट पार्टिकल वहाँ पे गिरे हैं, तो डस्ट पार्टिकल और उस टेबल सरफेस के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो रही हैं। और जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो रही हैं तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ हो रही है। इसका मतलब सरफेस की एनर्जी कम हो गई है, वहाँ पे रिलीज़ हो गई है वो एनर्जी, और उसके लिए डेल्टा एच का साइन क्या होगा,
डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होगा। इतनी बात समझ में आ गई। बस यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि जब एड्जॉर्प्शन होता है, कोई भी पार्टिकल कहीं एड्जॉर्ब होता है किसी सरफेस के ऊपर, तो एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, इस एनर्जी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है ना, एनर्जी रिलीज़ हुई है, इस वजह से साइन नेगेटिव आया है, क्योंकि जब भी रिलीज़ होती है साइन तो नेगेटिव ही आता है। और अगर कहीं पर एब्जॉर्ब होती, एनर्जी गेन होती, तो साइन क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो हमारी इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई है, एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है और इसके अंदर डेल्टा एच का साइन नेगेटिव आया है। इतनी बात समझ में आ गई। अब तुम ये समझो, फॉर एग्जांपल जो ये पार्टिकल थे, ये शुरुआत में क्या थे? रैंडमली मूवमेंट कर रहे थे, और अब इनको कहाँ पे सेटल आउट होना पड़ रहा है? उसके सरफेस के ऊपर। तो आप ये बताओ, जब वो कहीं पर भी घूम पा रहे थे, उनकी रैंडमनेस हाई थी, जब वो उस सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो गए हैं, स्टिक कर गए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? कि वो चुपचाप बैठे हैं, इसका मतलब रैंडमनेस क्या हो गई है? कम हो गई है। इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा एस का साइन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब रैंडमनेस क्या हो रही है? सॉरी, नेगेटिव। पॉजिटिव उस हिसाब से बोल रही थी कि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब है शुरुआत में रैंडमनेस ज़्यादा थी और बाद में क्या हो गई? कम। तो इसका मतलब वो क्या कर रही है? डिक्रीज़ कर रही है एंट्रोपी, इस वजह से साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, दोनों साइन क्या हैं? डेल्टा एच का भी साइन नेगेटिव है, डेल्टा एस का साइन भी नेगेटिव है। अब मैं क्या बोल रही थी कि वो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, वो मैं बताने लग गई थी। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इसका साइन क्या आया है? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये बात समझ में आई कि ये टर्म का टोटल क्या आ रहा है? पॉजिटिव में, ये टर्म क्या है? नेगेटिव में। और अगर हम इन दोनों को प्लस ही कर रहे हैं, तो अगर ये ज़्यादा होगी, क्या चीज़ ज़्यादा होगी? डेल्टा एच ज़्यादा होगा जब उस वाली सेकंड टर्म से माइनस टी डेल्टा एस से, तो ही हमारा डेल्टा जी का साइन क्या आएगा? नेगेटिव। अब ये मेरे ख्याल से कई बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई कि मैंने क्या बोल दिया। इसको इस तरीके से समझो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास हमने कोई लिया और डेल्टा जी की जो वैल्यू है, हमने डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा एच की वैल्यू है, मान लो है 10 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और ये है नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव ही आ रही है। और जो डेल्टा एस है उसकी वैल्यू भी क्या है? नेगेटिव, और वो है मान लो 100, और उसकी फिर यूनिट आ रही है। ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं, मान लो हम डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हमें टेम्परेचर भी चाहिए, तो टेम्परेचर मान लो 300 केल्विन हमारा टेम्परेचर है। ठीक है, तो अब मान लो मैं इसको करके दिखा रही हूँ आपको। तो डेल्टा एच यहाँ पर क्या है? -10 माइनस। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, इस क्वेश्चन को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये टेम्परेचर 300 केल्विन है और ये है माइनस में 100 डेल्टा एस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। तो ये क्या आ गया? -10 प्लस में क्या आ गया? 300। अब बताओ, आपसे कोई पूछे क्या ये रिएक्शन जो जिसका डेटा मैंने अभी प्रोवाइड किया है, क्या ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो टर्म आई है वो क्या आएगी? क्योंकि ये टर्म बड़ी है, पॉजिटिव वाली, इसका मतलब उसका डेल्टा जी क्या आया है? उसका डेल्टा जी पॉजिटिव आया है, और पॉजिटिव है इसका मतलब जो ये रिएक्शन दी थी ये क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ये अपने आप कभी नहीं हो सकती, इसे करवाना पड़ेगा कोई एनर्जी दे के, चाहे केमिकल एनर्जी दो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो, चाहे आप कोई हीट दो, कुछ भी दो, किसी भी टाइप की इसको एनर्जी देनी पड़ेगी जिसकी वजह से ये कैरी आउट हो सके। खुद ब खुद ये नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस। पॉजिटिव साइन है डेल्टा जी का। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? हमारा कौन सा फैक्टर बड़ा होना चाहिए? यहाँ पे हमारा फैक्टर बड़ा होना चाहिए डेल्टा एच का जो है वो नेगेटिव है, ये आपको पता है। तो ये ज़्यादा होना चाहिए किस टर्म से? माइनस टी डेल्टा एस से, क्योंकि डेल्टा एस तो नेगेटिव है ही, ये आपको पता है, क्योंकि रैंडमनेस तो डिक्रीज हो ही रही है। तो ये दोनों मिलके माइनस माइनस कैसी टर्म बना देते हैं? प्लस। तो हमारी डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या हुई? कि डेल्टा एच की वैल्यू जो है वेरी लार्ज होनी चाहिए फॉर एड्जॉर्प्शन टू बी स्पॉन्टेनियस।
किससे ज़्यादा होनी चाहिए, टी डेल्टा एस माइनस से, ठीक है ना, इससे ज़्यादा होनी चाहिए तो ही वो क्या हो सकता है, तो ही स्पॉन्टेनियस हो सकता है। बिकॉज डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होगा देन इट विल बी स्पॉन्टेनियस। तो उसे स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए डेल्टा एच का साइन क्या होना चाहिए, साइन तो नेगेटिव आ रही है बट वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। आई थिंक आपको इसका बात समझ में आ गई होगी कि मैकेनिज्म का मतलब क्या है। यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि तब तक एड्सॉर्प्शन होगा, स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद होता रहेगा जब तक डेल्टा एच का वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ रही है, ठीक है। अब जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होता जाएगा, एड्सॉर्प्शन होता जाएगा तो जो सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, इसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा था, ये हो रहा था, ठीक है, तो इसका सरफेस क्या हो गया, अब कवर हो गया। अब कवर हो गया तो जो दूसरे पार्टिकल्स हैं उनके प्रति वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम दिखाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम दिखाएगा तो कम एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन प्रोसीड करेगा डेल्टा एच की वैल्यू धीरे 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 क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और फिर ऐसा टाइम आएगा जब वो स्पॉन्टेनियस एड्सॉर्प्शन की वैल्यू जो है वो जो डेल्टा जी का साइन नेगेटिव आया था वो अब नहीं आएगा, क्योंकि डेल्टा जी क्या था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मान लो कोई रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस है और उसके लिए साइन नेगेटिव था क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होता जाएगा इसकी वैल्यू धीरे 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 क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स लेस फील हो रही है अब। तो अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये फैक्टर इस फैक्टर से दूसरे फैक्टर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस फैक्टर के दोनों क्या हो गए, बराबर। बराबर हो जाएंगे तो डेल्टा जी का साइन क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब जितने एड्सॉर्ब पार्टिकल हो रहे होंगे उतने डिसॉर्ब भी हो रहे होंगे। डिसॉर्प्शन समझा था ना कल, जितना एड्सॉर्प्शन हो रहा होगा उतना रेट ऑफ डिसॉर्प्शन भी हो रहा होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहे हैं सरफेस के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्विलिब्रियम है वो अटेन हो गया है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा पार्टिकल आप एब्जॉर्ब नहीं करवा सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। तो डेल्टा जी के ऊपर इक्विलिब्रियम अटेन होगा, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ही वो स्पॉन्टेनियस है, तब तक ही एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ता रहेगा, होता रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन पे। जो टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो बेटा टू टाइप्स का होता है। एक होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एक होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। एक होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन जिसको हम फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं, और एक होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन जिसको हम केमिसॉर्प्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन इसका मतलब इसके अंदर कैसे बॉन्ड बनेंगे, फिजिकल बॉन्ड्स बनेंगे। और केमिकल एड्सॉर्प्शन इसका मतलब इसमें कैसे बॉन्ड बनेंगे, इसमें केमिकल बॉन्ड बनेंगे, जैसे केमिस्ट्री में आपने बॉन्ड पढ़े हैं कहीं पर। तो इसका मतलब आप फिजिकल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे या केमिकल बॉन्ड, ऑफ कोर्स कौन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, केमिकल बॉन्ड। फिजिकल का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी के ऊपर रेत गिरा हुआ है, तो अब रेत और गाड़ी के सरफेस के बीच में जो बॉन्ड है वो फिजिकल बॉन्ड है, ठीक है। आपने एक कपड़ा मारा, उनके फिजिकल बॉन्ड तोड़ दिया आपने, तो इसका मतलब उनके बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तभी तो आप वो काम कर पाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर केमिकल एड्सॉर्प्शन हो रखा है तो वहाँ पे फिर आप क्या नहीं कर पाओगे, आप ऐसे रिमूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेरिजन टू फिजिकल एड्सॉर्प्शन और फिजिकल बॉन्ड्स, सॉरी। तो अब हम बात करते हैं कि केमिकल बॉन्ड कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पर केमिकल बॉन्ड हो सकते हैं, कोवलेंट भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है। केमिकल बॉन्ड कौन से भी हो सकते हैं, दोनों आपने पढ़ रखे हैं। तो केमिकल अब बॉन्ड जब बनेंगे, कोवलेंट और आयनिक दोनों बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है एज कंपेरिजन टू किसके, फिजिकल बॉन्ड किसको बोल रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का नाम सुना होगा आपने। एक मॉलिक्यूल बन चुका है, दूसरा मॉलिक्यूल भी बन चुका है, बट उनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो होती हैं जैसे वैन डर वाल्स फोर्सेस, सुना है कभी इसका नाम। क्या आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, नहीं, बहुत बहुत वीक है एज कंपेरिजन टू किसके, आयनिक के। तो अब आप बताओ, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है किसकी, आयनिक बॉन्ड की, तो रिलीज ऑफ एनर्जी, इसका मतलब इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, ऑफकोर्स ज़्यादा होगी किससे, फिजिकल बॉन्ड वाले से। इतनी बात क्लियर हो गई, ये समझ में आ गया। इसका मतलब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा एच का साइन ज़्यादा नेगेटिव आता है, इस वजह से
तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फिज़िकल एड्जॉर्प्शन जो होता है, फिजिसॉर्प्शन जो होता है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स है वो है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि भाई मैं तो इसके साथ ही काम करूँगा, मैं तो बहुत स्पेसिफिक हूँ। जैसे हम कह देते हैं ना, कई लोग होते हैं कि नहीं भाई मैं तो ना इसी पेन से काम करता हूँ, मैं तो यही इसी तरीके से काम करता हूँ। इसका मतलब वो उनके लिए स्पेसिफिसिटी है कि वो उसी से काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि अब मान लो हम डस्ट पार्टिकल का एग्जांपल लेते हैं बहुत आसानी से। आप आंधी चली, ठीक है ना, क्या धूल देख के जमेगी कि मैं कार पे नहीं जमूंगी या टेबल पे जम जाऊंगी या कुर्सी पे नहीं जमूंगी, ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं होता। डस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं वो कार पे भी वैसे ही जम जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और टेबल पे भी, और कोई भी चीज़ जो आजू बाजू पड़ी होगी। तो इसका मतलब जो ये फिज़िकल एब्जॉर्प्शन वहाँ पर हो रहा है वो रैंडमली हो रहा है, कोई सामने आ रहा है उसी चीज़ के ऊपर वो डस्ट पार्टिकल अटैच हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इसका मतलब वो स्पेसिफिक नहीं होते हैं, ठीक है। फिज़िकल एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता है। उसके बाद हम सेकंड की बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट, पहले तो आपको ध्यान हो एड्जॉर्बेट क्या होता है। एड्जॉर्बेट होता है जो पार्टिकल अटैच होगा किसी सरफेस के ऊपर, एड्जॉर्ब होगा किसी सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। तो इसका मतलब उस पर भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी गैसेस हैं, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। तो हर एक गैस जो है ना वो अलग एड्जॉर्ब होगी। इसका मतलब अगर नेचर बदल रहा है तो एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा, बदलेगा। किस हिसाब से? क्योंकि इजीली लिक्विफिएबल गैसेस जो होती हैं वो रेडीली एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है? इजीली लिक्विफिएबल का मतलब क्या है? जब आप किसी गैस को बहुत लो टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर कर देते हो तो धीरे धीरे वो क्या बदल जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर कोई बहुत जल्दी कन्वर्ट हो रही है लिक्विड के अंदर तो इसका मतलब वो इजीली लिक्विफिएबल गैस है। और कोई बहुत ज़्यादा ही कंडीशंस लगाते होती है तो वो इजीली लिक्विफिएबल गैस नहीं है। तो जो इजीली लिक्विफिएबल गैस होती हैं वो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा दिखाती हैं एज़ कंपेरिजन टू किसी दूसरी गैस के। इसको आप समझोगे कैसे कि कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है? इसका मतलब आप उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से देख सकते हो। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके मतलब आप अगर उस टेम्परेचर के अबोव करोगे कुछ भी, प्रेशर चाहे कितना ही कम कर लो, एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो वो टेम्परेचर कितना कम करना है, बस वो मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो यहाँ पर 2 के टेम्परेचर दिए हैं। एक है हमारे पास यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड, चलो 3 के दिए हैं, हम देख लेते हैं। एक है हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 630 केल्विन, ठीक है। उसके बाद मीथेन का टेम्परेचर है 190 केल्विन, और एक है हाइड्रोजन, उसका है 33 केल्विन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसको तो ज़्यादा कंडीशन चाहिए नहीं। 630 केल्विन तो इजीली अचीवेबल टेम्परेचर है। 630 का मतलब क्या हुआ? 630 में से 273 घटा दो, आपको सेल्सियस में तापमान पता चल जाएगा। इसका मतलब थोड़ा सा गर्म करते ही हो जाएगा। तो इसका मतलब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, वो ज़्यादा इजीली लिक्विफिएबल गैस है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है? सल्फ़र डाइऑक्साइड का। तो सबसे ज़्यादा इजीली लिक्विफिएबल गैस कौन है? सल्फ़र डाइऑक्साइड। इसका मतलब सबसे ज़्यादा कोई अगर हमने सरफेस प्रोवाइड कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल सरफेस प्रोवाइड कर दिया। एक्टिवेटेड चारकोल बताया था ना, एब्जॉर्ब बहुत जल्दी करता है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? सल्फ़र डाइऑक्साइड का। उसके बाद कौन आएगा? मीथेन। और उसके बाद कौन आएगी? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? सबसे ज़्यादा कम। इसका मतलब लो क्रिटिकल टेम्परेचर लो एड्जॉर्प्शन, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर हाई एड्जॉर्प्शन। याद रह जाएगा क्या बोला मैंने? कि अगर कोई गैस का हाई क्रिटिकल टेम्परेचर है तो इसका मतलब उसका हाई क्या होगा? एड्जॉर्प्शन, ठीक है ना। आप इस लाइन को पूरा लिख सकते हैं कि हाई क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ एनी गैस, इट मीन्स देयर विल बी हाई एड्जॉर्प्शन रेट ऑन ए गिवन सरफेस, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर थर्ड इसकी प्रॉपर्टी पर। थर्ड है रिवर्सिबल नेचर। रिवर्सिबल होते हैं ये जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। कैसे रिवर्सिबल होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, रेत जो है वो गाड़ी पे गिर गया, आपने कपड़ा लगाया,
साफ हो गया। इसका मतलब एड्जॉर्प्शन जैसे हुआ वैसे ही डिसॉर्प्शन भी हो गया इजीली। आपने ऐसा कुछ नहीं किया नॉर्मल कि भाई बहुत ज़्यादा ताकत लगाई थी, चारों तरफ से खींचा था डस्ट पार्टिकल को, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, नॉर्मल आपने अलग कर दिया, क्योंकि फिजिकल बॉन्ड्स वीक बॉन्ड होते हैं, तो इसकी वजह से वो इजीली रिवर्सिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप वो कंडीशन जिनकी वजह से एड्जॉर्प्शन हुआ था उनको रिवर्स कर दो तो डिसऑप्शन भी हो जाएगा, तो इसलिए रिवर्सिबल होता है। चौथा जिस पे डिपेंड करता है वो है सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्प्शन। ये तो सीधी सी बात है, एक इतना सरफेस प्रोवाइड करा है, एक इतना सरफेस प्रोवाइड किया है, एड्जॉर्प्शन किस पे ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स इस पे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस ज़्यादा है ना, सरफेस ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा एरिया मिल रहा है, ज़्यादा एरिया मिलेगा, ज़्यादा वहाँ पे एड्जॉर्बेंट प्रोवाइड कर रहा है सरफेस, तो इसका मतलब ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा? एड्जॉर्प्शन होगा। ठीक है ना, तो मोर विल बी द सरफेस एरिया, मोर विल बी द एड्जॉर्प्शन। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सरफेस एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एड्जॉर्प्शन से। इसका मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा, एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा, सरफेस एरिया बढ़ेगा एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, सरफेस एरिया घटेगा एड्जॉर्प्शन भी घटेगा। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ हो चुका हमारा, फिफ्थ पे। फिफ्थ है एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी कोई एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है, कुछ पार्टिकल्स जो हैं किसी सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट होते हैं, तो वहाँ पर डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी होता है उस सरफेस का, जिसकी वजह से वहाँ पे फिजिकल बॉन्ड्स बनते हैं। बताया था ये, डेल्टा एच साइन नेगेटिव होता है, ये भी बताया था। अब क्योंकि मैंने ये बोला था कि वहाँ पे एड्जॉर्प्शन जो है फिजिकल बॉन्ड्स की वजह से होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, और ये वीक बॉन्ड्स होते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर एनर्जी भी क्या होगी? कम ही निकलेगी। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक तो है, डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? सिर्फ 20 किलो जूल से 40 किलो जूल तक, 20 किलो जूल टू 40 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब एक मोल में 20 से लेके 40 किलो जूल तक एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो अब ये हो गया हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन की। बेटा ये वाले टॉपिक आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल एड्जॉर्प्शन एंड फिजिकल एड्जॉर्प्शन। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है वहाँ पर, तो आप एक बार इनको समझ लो, फिर हम डिफरेंसेस करेंगे। तो अब आप ध्यान रखना, उसको मैंने बोला था कि उनको स्पेसिफिसिटी वो नहीं दिखाते हैं, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। हाईली स्पेसिफिक का मतलब क्या है? कि हद से ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। वो एक पर्टिकुलर किसी चीज़ पर अगर सरफेस पे एड्जॉर्ब होते हैं तो उसी पे होंगे और किसी दूसरे सरफेस पर नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है इरिवर्सिबल होता है, एक बार जो बन गया ना बन गया। ठीक है, उसको फिर आप ऐसे फिजिकल एड्जॉर्प्शन की जगह ऐसे सिंपली हटा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर कौन से बॉन्ड बन गए हैं? केमिकल बॉन्ड, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो उनको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ने के लिए फिर चाहिएगा। अगर आपको उनको हटाना है, तो जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ना, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं वो क्या होंगे? अलग होंगे, और बाकी केसेस में तो होते भी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? ये क्या है? इरिवर्सिबल हैं, तो आप उनको क्या नहीं कर सकते? आप उनको रिवर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि सरफेस एरिया कि क्या सरफेस एरिया से फ़र्क पड़ता है उसको। तो सरफेस एरिया से तो बेटा सबको फ़र्क पड़ता है, चाहे वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एड्जॉर्प्शन हो। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ऑफकोर्स केमिकल एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है ना, बॉन्ड तो उसने भी बनाना है, बॉन्ड इसने भी बनाना है, तो चाहे इतना सरफेस होगा इतना सरफेस होगा, चाहे फिजिकल बॉन्ड ये बनाए चाहे फिजिकल बॉन्ड ये बनाए, सरफेस तो दोनों को चाहिए। तो सरफेस चाहिए तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो फिजिकल एज वेल एज केमिकल एड्जॉर्प्शन दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन की। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन हमने पढ़ा था कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो हुआ था उसमें बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि वहाँ पर फिजिकल बॉन्ड्स थे। अब केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बने हुए हैं, तो उनको तोड़ने के लिए उनको बनने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी सरफेस को। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है, रिलीज़ तो हो रही है, लेकिन उसकी वैल्यूज़ देखो आप, 82 to 40 किलो जूल, उसकी कितनी थी? 20 से 40, ये कितनी है? 80 से 240। इसका मतलब उनका तो मैक्सिमम भी इसके मिनिमम से कम है। इसका मतलब उसका हाईएस्ट कितना था? 40, इसका मिनिमम कितना है? 80, उससे डबल। ठीक है ना, उसका मैक्सिमम का भी डबल करोगे तो इतनी वैल्यू, तो इसकी मिनिमम की वैल्यू है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब
केमिकल बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आपको पता है जैसे जैसे फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो ज़्यादा रिलीज ऑफ एनर्जी होगा। इसी वजह से एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन की वैल्यू क्या आती है, बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे अब आ गए हैं हमारे पास इसके डिफरेंसेस, तो हम ये डिफरेंसेस कर लेते हैं। सारे डिफरेंसेस दे रखे हैं, आपकी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, आपको कुछ करना ही नहीं है। नहीं तो मेरा आज का काम यही था कि आपको डिफरेंसेस देने हैं। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अभी पढ़ लेते हैं इनको। सबसे पहले आते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन के बीच में पहले डिफरेंस पे। सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पर फिजिकल बॉन्ड बनते हैं। आप अगर आपको वंडरवॉल फोर्सेस ना ध्यान रहे, आप सिंपल लिख सकते हो दिस एड्सॉर्प्शन इज ड्यू टू फिजिकल बॉन्ड्स। ये किसकी वजह से होता है, केमिकल बॉन्ड की वजह से। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिजिकल एड्सॉर्प्शन वालों को कि मैं कार के सरफेस मिल रहा है मुझे, या फ्लोर का सरफेस मिल रहा है, या टेबल का सरफेस मिल रहा है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, इनको फ़र्क पड़ता है कि हम किस सरफेस के साथ काम करेंगे, ठीक है ना। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में वो बहुत सरफेस के स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। ये जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है ये रिवर्सिबल होता है। मैंने बताया था ना कि गाड़ी पे कपड़ा मारा और डस्ट पार्टिकल हट गए, या आपने चौक से बोर्ड पे लिखा और फिर आपने डस्टर से मिटा दिया, तो वो क्या हो गया, आपने डिसॉर्प्शन कर दिया मिटाकर, तो वो रिवर्सिबल है। ये क्या है, इट इज़ इरिवर्सिबल, क्योंकि वहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स बन चुके हैं। अब आप उनको सेपरेट करने की कोशिश करोगे तो सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते। ये जो है ये नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब कौन सी गैस है, कैसी गैस है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। जैसे हमने पहले समझा था कि मोर विल बी द क्रिटिकल टेम्परेचर, मोर विल बी इट्स फिजिकल एड्सॉर्प्शन। इसका मतलब नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर भी ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों ही क्या हो रहे हैं, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहे हैं। अब बस डिफरेंस क्या आता है कि गैसेस जो होती हैं वो उस सरफेस से कैसे केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, बस इतना डिफरेंस आता है। तो वो भी डिपेंड तो करेगा ही ना, गैस अलग होगी तो वो अलग ही नेचर दिखाएगी कि इससे बॉन्ड बनाने में क्या, कि वैसे भी वो स्पेसिफिक है तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, वो सब अलग अलग होगी। तो नेचर पे डिपेंड करती है कि कौन सा गैस लिया है हमने। उसके बाद एंथैल्पी हमने पढ़ा था, उसमें होती है 20 से 40 किलो जूल पर मोल, और इसमें होती है 80 से 240 किलो जूल पर मोल। आप एक ये भी बोल सकते हो कि इसके अंदर वीक बॉन्ड बनते हैं और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स फॉर्मेशन होती है। जब आपने डिफरेंसेस बढ़ाने हो तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बता रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर को लो रखेंगे, ठीक है, लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल फॉर एड्सॉर्प्शन। जब आप टेम्परेचर कम रखोगे तो ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एड्सॉर्प्शन जो है वो कम होता जाएगा, उल्टा होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है, उसके बाद वो इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ टेम्परेचर के साथ एड्सॉर्प्शन। इसको हम डिटेल में समझेंगे बेटा बाद में। आपको ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, ये लाइन समझ नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम बिल्कुल बाद में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से आएगा। वैसे आपको सिंपल एक वो आइडिया दे देती हूँ कि है क्या। देखो यहाँ पर सिंपल क्या है, यहाँ पर फिजिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो यहाँ मान लो हमने ये सरफेस लिया और इसके ऊपर मान लो हमने ये एड्सॉर्बेट आपको दिखा दिए, ठीक है। एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात कर रही मैं यहाँ पर। तो यहाँ पे बॉन्ड जो हैं वो वीक हैं, ठीक है। मान लो कोई गैस ही थी, ठीक है। अब गैस के अंदर मान लो बहुत कम एनर्जी है, बहुत कम एनर्जी है, तो आराम से सेटल डाउन हो जाएंगे, यहाँ पर गिर जाएंगे, लो एनर्जी है ना। लेकिन आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इन वाले मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, तो ये सरफेस छोड़ के जा रहे हैं। समझ में आया। तो लो टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है, हाई टेम्परेचर पे रिवर्स हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो क्या हुआ है। कल परसों ही मैंने आपको समझाया था कि कोई भी रिएक्शन होती है तो ये ग्राफ प्लॉट करते हैं हम कि ये क्या है रिएक्टेंट्स, ये क्या है प्रोडक्ट्स, और ये जो होता है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर होता है जिसे रिएक्टेंट्स को पार करके जाना पड़ता है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अब देखो सीधी सी बात है, जहाँ पर केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं तो इसका मतलब कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कोई कंपाउंड बन रहा है। तो कोई कंपाउंड बन रहा होगा तो रिएक्टेंट से क्या बन रहे हैं, फिर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो उसे ये वाली चीज़ क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। और ये एनर्जी गैप कैसे फिल होगा, आप उसको ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी ना। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो पार्टिकल्स एड्सॉर्ब होने हैं उनकी एनर्जी बढ़ गई तो उनका थ्रेशोल्ड बैरियर को वो पार कर जाएंगे तो क्या बना देंगे, प्रोडक्ट्स बना देंगे। इसका मतलब उनका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर,
ठीक है, केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए। फिजिकल के लिए ऐसा नहीं होता, फिजिकल के लिए एग्जैक्टली उल्टा होता है, ठीक है। अब देखो, नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, हाई एक्टिवेशन एनर्जी समटाइम्स नीडेड। ये तो आपने अभी मैंने ग्राफ बताया था, ये वाला प्लॉट होता है किसके लिए, केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए, फिजिकल के लिए नहीं होता है ये। तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का तो फैक्टर यहाँ पे आया था ना, ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए। ये तो तब आएगी जब हम केमिकल बॉन्ड्स बना रहे हैं, इसमें तो केमिकल बॉन्ड बनते ही नहीं है, इसमें बनते हैं। तो इसका मतलब हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड इन वेयर, केमिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि क्या वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। वैसे तो दोनों ही करती हैं, दैट इज़ नॉट द डिफरेंस। ये हमने सिर्फ ऐसे ही लिख दिया, देखो, क्योंकि यहाँ पे भी सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है और ये भी सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करोगे सरफेस एरिया, वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये बात आपकी समझने वाली है क्या चीज़, कि यहाँ पर जो फिज़िकल वाला है वो मल्टी मॉलिकुलर लेयर बनाता है, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन यूनी मॉलिकुलर लेयर बनाता है। इसको आप समझो क्या बात है, देखो ध्यान से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास कोई सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, ठीक है, और इस पे मेरे को एड्जॉर्प्शन दिखाना है, कोई भी एड्जॉर्प्शन दिखा दो आप। तो हमने एड्जॉर्प्शन दिखाना है, ये मैंने एड्जॉर्प्शन दिखा दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये होगा कि इसके चारों तरफ क्या बन गई, लेयर बन गई। अब क्या होगा, दूसरी लेयर भी बन जाएगी। इसको आप इस तरीके से समझो, गाड़ी पे रेत एक बार गिरा था, आंधी उड़ी थी, गाड़ी पे, मेज पे, कुर्सी पे, कोई भी, एक बार आंधी आई, रेत जम गया। क्या ऐसा होगा कि एक लेयर जमने के बाद चाहे कितनी आंधी आती रहे, रेत नहीं आएगा उसके ऊपर? होगा कि नहीं होगा? रेत तो आएगा और रेत की लेयर भी बनेगी। इसका मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर। इसका मतलब यहाँ पे लेयर के ऊपर लेयर जमती जाती हैं। तो ये तो फर्स्ट लेयर थी, उसके बाद देखो कितनी सारी लेयर यहाँ पे मैंने बना दी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, कैसी लेयर बनी है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, बहुत सारी लेयर्स बनती हैं इन केस ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन। बट केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे बात समझने लायक है। ये है सरफेस, ठीक है। मान लो इस पर्टिकुलर सरफेस पे कोई पार्टिकल बॉन्ड बना के अटैच हो गया, मान लो, ठीक है। तो ये वाला सरफेस ने तो बॉन्ड बना लिया ना, अब ये वाला तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि इसने जो लेन देन करना था वो तो कंप्लीट हो गया। अब ये नहीं करेगा, अब कौन सा सरफेस करेगा, दूसरा वाला करेगा। अगर ये भी कर लेगा तो फिर तीसरा वाला करेगा। तो जब पूरा सरफेस कवर हो जाएगा तो एड्जॉर्प्शन और नहीं होगा, केमिकल एड्जॉर्प्शन, क्योंकि सरफेस ही नहीं है। और सरफेस ही नहीं होगा तो बॉन्ड कैसे बनेंगे। और एक ही बार बॉन्ड बनाता है, ऐसा नहीं है कि वो 4-5 बार बॉन्ड बना ले। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि जो ये है हमारा केमिकल एड्जॉर्प्शन, ये यूनिमॉलिकुलर लेयर बनाएगा, जबकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मल्टी मॉलिकुलर लेयर बनती है, ठीक है ना। बेटा आज हमने बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक किया है। प्लीज़ आप इसको, ये जो डिफरेंसेस है ना, वो तो आपने सारे के सारे लिखने हैं अपनी कॉपी में एज इट इज़। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक भी लिखो तो बिल्कुल अच्छी तरीके से इन्होंने हेडिंग वाइज दे रखी है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल एक काम कर सकते हैं, आप सिंपल ये लिखें, यहाँ पे जो है, एक तो ये बताया था जो आपको डेल्टा एच इजिकल टू माइनस क्या होता है, तो डेल्टा एच जो होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए फॉर टू बी स्पॉन्टेनियस। और फिर आप लिख सकते हैं कि डेल्टा जी की ज़ीरो जब वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, तो ये आपने लिखना है बस। तो ये कहाँ लिखना है आपने, ये वाला, ठीक है ना। लास्ट में आपने ये वाला लिखना है कि एड्जॉर्प्शन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए इन दोनों के फैक्टर में से डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाईली नेगेटिव होनी चाहिए। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट इसके लिए। और दूसरा हो गया आपका, यहाँ पे आप बता सकते हो डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब स्टेट इक्विलिब्रियम की आ गई। ये तो हो गया आपने जो लिखना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन में आप सिंपल ये दिखा दो कि टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होता है, सिंपल ऐसे करके दिखा दो कि एड्जॉर्प्शन, और उसकी 2 टाइप्स होती हैं, दैट इज़ फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। उसके बाद सीधा डिफरेंसेस लिख लो, क्योंकि डिफरेंसेस में भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं उसकी। तो अगर आप अलग सेपरेट नहीं लिखना चाहते कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप सीधा डिफरेंसेस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिफरेंसेस सारे लिखने हैं जितने दे रखे हैं, कोई भी स्किप नहीं करना है आपने, ठीक है। नो डिफरेंसेस है, नो के नो आपके लिखे होने चाहिए, ठीक है। और आज का भी काम भेज देना बेटा, कुछ बच्चों ने कल का काम भी नहीं भेजा है, वो भी भेज देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।